कभी ऐसा महसूस होता है कि सारी मेहनत कर रहे हैं पर गाड़ी बस एक ही जगह अटकी हुई है। जैसे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आइडिया हो या कोई रिश्ता। आप पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन वो जड़ ही नहीं पकड़ पा रहा। एक ठहराव सा है ना। हाँ बिल्कुल, एक अजीब सा ठहराव। तो आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही खास, मतलब बहुत दिलचस्प अवधारणा पर बात करने वाले हैं, जो शायद इस अटके हुए एहसास की एक वजह बता सकती है। अच्छा। हम बात करेंगे वंध्या राशि, या जिन्हें बांझ राशियां भी कहते हैं। और ये जो हमारी पूरी चर्चा है, ये एस.एन. पांडे के नोट्स पर आधारित है। जी। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये राशियां हैं क्या, ये हमारी कुंडली में ग्रहों को कैसे प्रभावित करती हैं, और सबसे जरूरी बात, उपाय। हाँ, जो उपाय सुझाए गए हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसकी जो मूल अवधारणा है वो जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। वैदिक ज्योतिष में कुछ राशियों को उनकी प्रकृति के कारण कम उपजाऊ माना जाता है। कम उपजाऊ मतलब बांझ। बांझ। हाँ, वंध्या या बांझ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो राशियां खराब हैं। अच्छा। इसका मतलब बस इतना है कि जब कोई ग्रह इन राशियों में बैठता है तो उसे अपने स्वाभाविक फल देने में, मतलब जो उसका नेचुरल रिजल्ट है वो देने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी ग्रह तो अपना काम करना चाहता है, लेकिन जिस जमीन पर वो बैठा है वो थोड़ी बंजर है। आपने बिल्कुल सही रूपक पकड़ा। जमीन बंजर है। तो चाहे वो फल संतान हो, कोई रचनात्मक काम हो या व्यापार में कोई लाभ हो, उस ग्रह को अपने नतीजे पैदा करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो इन राशियों की ऊर्जा को शुष्क या रूखा माना जाता है। शुष्क ऊर्जा, ये सुनने में काफी दिलचस्प है। तो फिर ये वंध्या राशियां हैं कौन कौन सी? देखिए, मुख्य रूप से 3 राशियों को वंध्या माना गया है: मिथुन, सिंह और कन्या। मिथुन, सिंह और कन्या, ठीक है। इनके अलावा कुछ ज्योतिष ग्रंथों में मेष राशि को भी उसकी गर्म और शुष्क प्रकृति की वजह से अर्धवंध्या, मतलब सेमी बैरन माना जाता है। अच्छा, तो मेष भी इसमें शामिल है। हाँ, तो आज की चर्चा में हम इन चारों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और पांडे जी के नोट्स में एक बात जो मुझे सबसे आकर्षक लगी वो ये है कि इन सभी समस्याओं के लिए बताए गए लगभग सारे उपाय एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। वो उस ग्रह की शुष्क ऊर्जा में किसी न किसी तरह से नमी, पोषण या जीवन जोड़ने पर केंद्रित हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विचार है। हाँ, और ये ज्योतिष के प्रतीकात्मक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप जिस तत्व की कमी महसूस कर रहे हैं उसे सचेत रूप से, मतलब अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो चलिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ग्रहों के अनुसार इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। जी। सूर्य तो खुद ही आग का गोला है, बहुत गर्म और तेज। तो जब वो पहले से ही किसी सूखी या गर्म राशि जैसे सिंह या मेष में बैठ जाए तो क्या होता होगा? मुझे लगता है कि व्यक्ति का अहंकार या उसकी तेजी किसी भी रिश्ते या रचनात्मक काम को पनपने से पहले ही जलाकर खाक कर देती होगी। ये एक बहुत सटीक अवलोकन है। सूर्य की ऊर्जा जब वंध्या राशि में होती है तो वो रचनात्मक होने के बजाय विनाशकारी हो सकती है। वो पोषण नहीं देती बल्कि झुलसा देती है। झुलसा देती है। हाँ, इसीलिए इसके उपायों का तर्क भी इसी से जुड़ा है। सबसे पहला और प्रसिद्ध उपाय है उगते सूर्य को रोज जल चढ़ाना, अर्घ्य देना। जी, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। ये उपाय सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। आप सीधे सीधे सूर्य की शुष्क गर्मी में जल तत्व को जोड़ रहे हैं, उसे शांत कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, उसे शांत और पोषण देने लायक बना रहे हैं। बात पकड़ में आई। तो दूसरा उपाय भी इसी पोषण वाले तर्क पर आधारित होगा? हाँ, दूसरा उपाय है घर में लाल फूल जैसे गुड़हल का पौधा लगाना और उसे रोज पानी देना। अच्छा। जब आप एक जीवित चीज को, एक पौधे को रोज पोषण देते हैं तो आप अवचेतन रूप से अपने भीतर की उसी झुलसाने वाली वंध्या ऊर्जा का मुकाबला कर रहे होते हैं। और कोई सामाजिक उपाय भी है? पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान और सेवा करना। उनका आशीर्वाद आपके विकास के लिए एक बीज की तरह काम करता है, जिसे सूर्य की ऊर्जा जलाएगी नहीं बल्कि पोषित करेगी। वाह। तो सूर्य की गर्मी को शांत करने के लिए हमने जल तत्व का इस्तेमाल किया। अब मन के कारक चंद्रमा पर आते हैं, जिसका तो जल से सीधा संबंध है। जी। जब वो खुद ही एक सूखी राशि जैसे मिथुन या कन्या में हो तब तो मामला उल्टा हो जाता होगा। क्या वो भावनाओं की गहराई को ही सुखा देता है? मामला बिल्कुल उल्टा और उतना ही गंभीर हो जाता है। चंद्रमा का सीधा संबंध है तरल पदार्थों से, भावनाओं से, मन के प्रवाह से। शुष्क राशि में आकर वो असहज हो जाता है, जैसे नदी का पानी सूखी रेत में खो जाए।
इससे अक्सर चिंता, बेचैनी और एक भावनात्मक खालीपन महसूस हो सकता है। तो इसके उपाय भी तरलता को वापस लाने पर केंद्रित होंगे? बिल्कुल। सबसे सरल उपाय है चांदी के गिलास में पानी पीना। चांदी के गिलास में? हाँ, ज्योतिष में चांदी को चंद्रमा की धातु माना गया है। तो चांदी चंद्रमा की ऊर्जा को बल देती है और पानी उस राशि की शुष्कता को कम करता है। अच्छा। दूसरा उपाय प्रकृति से जुड़ना है। हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट किसी नदी, झील या समुद्र के पास बैठना। पानी का वो बहता हुआ रूप आपके मन के अटके हुए प्रवाह को भी सहज बनाता है। और दान के बारे में? सोमवार के दिन दूध या पानी का दान करना, ये एक प्रतीकात्मक कर्म है जो आपके जीवन में तरल ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने आत्मबल यानी सूर्य और भावनाओं यानी चंद्रमा को समझा। अब बात करते हैं ऊर्जा और एक्शन के ग्रह मंगल की। मंगल की ऊर्जा तो वैसे ही बहुत तेज और आक्रामक होती है। क्या इस शुष्क स्थिति में वो दिशाहीन होकर सिर्फ लड़ाई झगड़े या बेचैनी ही पैदा करती है? मतलब ताकत तो है, पर वो बस यहाँ वहां फुस हो रही है। फुस हो रही है, ये एकदम सही शब्द है। ऊर्जा का आउटलेट गलत जगह निकल रहा है। वो एक प्रोडक्टिव एक्शन बनने के बजाय घबराहट? हाँ, घबराहट या बेकार के विवादों में बदल सकती है। इसीलिए पहला उपाय है शारीरिक गतिविधि, लेकिन सिर्फ जिम जाकर वजन उठाना नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधि जिससे कुछ बने। जैसे बागवानी, जिसमें आप जमीन खोदकर कुछ उगाते हैं, या मूर्ति कला, या घर में ही लकड़ी का कोई काम करना। इससे ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि निर्माण में लगती है। ये तो ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा देने जैसा हुआ। बिल्कुल। और दूसरा उपाय आध्यात्मिक है। हनुमान जी की पूजा करना, खास तौर पर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना। माना जाता है कि ये मंगल की कच्ची आक्रामक गर्मी को भक्ति की शांत और केंद्रित ऊर्जा में बदल देता है। और दान से जुड़ा उपाय है लाल मसूर दाल का दान करना। दालें अपने आप में बीज और विकास का प्रतीक हैं, जो मंगल की वंद्या स्थिति को पोषण देती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे ग्रह पर जहां मामला थोड़ा विरोधाभासी लगता है, बुध। जी। बुध तो खुद ही 2 वंद्या राशियों मिथुन और कन्या का स्वामी है। तो क्या ये एक तरह से अपने ही घर में असहज महसूस करने जैसा है? ये एक शानदार सवाल है। ये विरोधाभासी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। समस्या ये है कि यहाँ दिमाग बहुत तेज और विश्लेषणात्मक हो जाता है। ओवर एनालिटिकल। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि वो हर चीज का विश्लेषण करने लगता है। रचनात्मकता या रोमांस के लिए जो एक स्पॉन्टेनियस या स्वाभाविक प्रवाह चाहिए, बुध का अतिविक विश्लेषण उसे ही खत्म कर देता है। ये एनालिसिस पैरालिसिस का क्लासिक केस है। हाँ, ये तो उस दोस्त की तरह है जो रेस्टोरेंट में 20 मिनट तक मेन्यू को स्कैन करता है और आखिर में वही दाल मखनी ऑर्डर करता है जो हमेशा करता है। सोचने में ही सारी ऊर्जा खत्म। बिल्कुल वही। इसके उपायों के पीछे का विज्ञान भी बुध की प्रकृति से जुड़ा है। बुध को हरियाली और पोषण पसंद है। तो पौधे लगाना? हाँ, घर में चौड़े पत्तों वाले पौधे जैसे मनी प्लांट लगाना, वो हरियाली बुध की शुष्क विश्लेषण वाली ऊर्जा को कम करती है। अच्छा। और दूसरा उपाय बहुत खास है, बुधवार को गायों को हरा चारा या पालक खिलाना। भारतीय संस्कृति में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उर्वरता का प्रतीक गौ माता माना जाता है। तो गाय को पोषण देकर आप बुध की बांझ ऊर्जा को निष्क्रिय कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक मंत्र भी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या अगर वो लंबा लगे तो सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। ये बुध की चंचल और अति विश्लेषणात्मक ऊर्जा को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझ आ रहा है। लेकिन अब उन ग्रहों की बात करते हैं जिनका असर जीवन के बड़े क्षेत्रों पर पड़ता है। बृहस्पति, जिसे संतान, ज्ञान और धन का कारक माना गया है। जी। जब वो खुद ही एक वंध्या राशि में बैठ जाए, तब तो ये स्थिति काफी संवेदनशील हो जाती होगी। जी, ये ज्योतिष में सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक मानी जाती है। बृहस्पति का स्वभाव है फैलना, विस्तार करना, वृद्धि करना। और वंध्या राशि उसे रोकती है। हाँ, एक दीवार की तरह उसे रोकती है। इसीलिए इसके उपाय भी विस्तार और जीवन के सबसे बड़े प्रतीकों से जुड़े हैं, जैसे गुरुवार के दिन पीपल या केले के पेड़ में जल देना। अच्छा। ये दोनों पेड़ हमारी संस्कृति में अनंत जीवन और विस्तार के प्रतीक माने जाते हैं। आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जिसकी आपकी कुंडली में कमी है। और कर्म के स्तर पर कोई उपाय? एक बहुत ही सुंदर उपाय है, गरीब बच्चों को शिक्षा से जुड़ी चीजें जैसे किताबें या स्टेशनरी दान करना। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। बृहस्पति संतान और ज्ञान का कारक है,
जब आप दूसरों के बच्चों के ज्ञान और विकास में मदद करते हैं तो आप कर्म के स्तर पर अपने बृहस्पति को मजबूत करते हैं। आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप विस्तार की ऊर्जा को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो अगर बृहस्पति का विस्तार रुकता है तो प्रेम, विवाह और रचनात्मकता के ग्रह शुक्र का क्या होता है? शुक्र का तो मतलब ही है रस और सौंदर्य है। हाँ, वंध्या राशि जैसे कन्या या सिंह में होने पर क्या वो रिश्तों में रूखापन ले आता है? आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, रूखापन। शुक्र का संबंध ही जीवन के रस से है, चाहे वो प्रेम का रस हो, कला का हो या आनंद का। शुष्क राशि में वो असहज महसूस करता है। तो इससे रिश्तों में नीरसता आ सकती है। नीरसता या फिर प्रजनन संबंधी कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके उपाय भी जीवन में उसी रस और सौंदर्य को सचेत रूप से वापस लाने के लिए हैं। जैसे कि अपने आसपास सुंदरता बढ़ाना। बिल्कुल, एक बहुत प्रभावी उपाय है अपने बेडरूम में ताजे, सफेद और सुगंधित फूल रखना। अच्छा। जैसे रजनीगंधा या चमेली, और उन्हें मुरझाने से पहले बदल देना। ये खिलने की ऊर्जा को, ब्लॉसमिंग एनर्जी को आपके निजी जीवन में आमंत्रित करता है। इसे पोषण और शुक्र की ऊर्जा से सीधे सीधे जुड़ी हैं। तो जहां शुक्र के मामले में ये सूखापन रिश्तों में रस की कमी लाता है, वहीं शनि के साथ मिलकर तो ये दोहरे सूखेपन वाली स्थिति बना देता होगा, क्योंकि शनि तो खुद ही एक ठंडा और शुष्क ग्रह है। हाँ, ये तो एक आध्यात्मिक रेगिस्तान जैसा लगता है। आध्यात्मिक रेगिस्तान, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। ये शनि की सबसे कठिन स्थितियों में से एक है। यहाँ हर चीज में अत्यधिक देरी, कठोरता और निराशा महसूस हो सकती है। ये प्रभाव दुगना हो जाता है ना? हाँ, शनि स्वभाव से ही धीमा और शुष्क है, और वंध्या राशि में यह प्रभाव दुगना हो जाता है। यहाँ उपाय शरीर और कर्म दोनों स्तरों पर करने पड़ते हैं। शरीर के स्तर पर कैसे? आयुर्वेद के अनुसार शनि वात दोष से जुड़ा है, जिसका मतलब है शरीर में शुष्क हवा का बढ़ जाना। इसे संतुलित करने के लिए नियमित रूप से अपने पैरों में सरसों के तेल की मालिश करने की सलाह दी जाती है। अच्छा। ये तेल शरीर में स्नेह यानी चिकनाई लाता है और शनि की शुष्कता को कम करता है। और कर्म के स्तर पर? सेवा, विकलांगों या बुजुर्गों की निस्वार्थ भाव से मदद करना। शनि कर्म का ग्रह है। माना जाता है कि जब आप उन लोगों की सेवा करते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, तो उनका आशीर्वाद शनि द्वारा बनाए गए कर्म के बंधनों को ढीला करने में मदद कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात यह है कि ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका केंद्रीय विषय है जीवन में मौजूद शुष्कता और बांझपन का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से जीवन, नमी और प्रवाह का पोषण करना। चाहे वो पौधे को पानी देकर हो, किसी की सेवा करके हो या प्रकृति से जुड़कर हो। बिल्कुल, ये सचेत रूप से अपने जीवन में उस विपरीत ऊर्जा को लाने का एक तरीका है जिसकी कमी ग्रह की स्थिति दर्शा रही है। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? मान लीजिए किसी को ये नहीं पता कि कौन सा ग्रह समस्या दे रहा है, या कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह वंध्या राशियों में है। हाँ, ये भी तो हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति के लिए स्रोत में एक सार्वभौमिक उपाय दिया गया है जिस पर श्रोता सोच विचार कर सकते हैं। ये बहुत ही गहरा और शक्तिशाली उपाय है। बताइए। उपाय ये है कि किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर में एक फल देने वाला पेड़ लगाएं, जैसे आम, अनार या नींबू का पेड़। ठीक है। सिर्फ लगाना ही नहीं, बल्कि उसकी तब तक देखभाल करें जब तक कि उसमें फल ना आने लगें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उसमें फल आ जाएं, तो उन फलों को खुद कभी ना खाएं। उन्हें पक्षियों या दूसरे लोगों को खाने दें। वाह, इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। वंध्या राशि का मूल अर्थ है फल न दे पाना। सी बात है। इस उपाय के जरिए आप खुद फल देने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से, दूसरों के लिए। और ऐसा करके कर्म के स्तर पर आप अपने ग्रहों की फलता को, उनके फल देने की क्षमता को अनलॉक करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो इस पूरी चर्चा के सार को अपने में समाहित करता है कि अपने जीवन में फल पाने के लिए कभी-कभी दूसरों के लिए फल पैदा करने का माध्यम बनना पड़ता है।